नींद से उठते ही मैंने खुद को एक सॉफ्ट सोफा पर टिका हुआ पाया। मेरे सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की बैठी थी, पतली कमर, लंबी टांगे और आंखों में एक अजीब सा एटीट्यूड। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे बाप ने तुम्हें मुझे बेच दिया है, अब चुपचाप मेरा ओबीडियंट पप्पी बनकर रहो। बाद में मुझे पता चला कि मेरे डैड ने गलती से एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार को पीछे से ठोक दिया था। एक लिमिटेड एडिशन एसयूवी साथ थी और उस गाड़ी की ओनर थी सामने बैठी हुई वह अमीर घर की बिगड़ी हुई प्रिंसेस बाइनिंग बिंग। डैड के पास इतना पैसा नहीं था कि नुकसान भर सके, तो मजबूरी वह भी अब लगभग खत्म हो चुका था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि पास के एक टाउन के होटल में वेटर की जॉब कर लेता हूं। सिंपल सी नौकरी है, शायद किसी का ध्यान भी मुझ पर नहीं जाएगा। होटल के ओनर ने इंटरव्यू लिया, मेरी शक्ल देखकर बोला, लुक्स अच्छे हैं, आज ही काम शुरू करो। मैं जो कभी लाइफ में नौकरी नहीं की थी, पहली बार काम कर रहा था, लेकिन नॉर्मल काम करते हुए भी लोग मुझे नीचा दिखाने लगे। ओए याओ फेंक, जरा फ्रंट डेस्क पर तो जाओ, मैनेजर तुम्हें बुला रहा है। वह लड़की मुझे बोलते हुए घूर भी रही थी। जब मैं वहां पहुंचा, मैनेजर पसीने में भीगा हुआ था। मुझे देखते ही जल्दी से पास आया और बोला, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, एक बहुत ही डिफिकल्ट केस आई है। बाकी स्टाफ जैसे ही सामने बैठी लड़की ने मुझे देखा, वो एकदम से जम सी गई, फिर धीरे से बोली, पता नहीं क्यों तुम बहुत ही ज्यादा जाने पहचाने दिख रहे हो। मेरा दिल एक सेकंड के लिए रुक गया, लेकिन मैंने तुरंत नॉर्मल एक्टिंग करते हुए कहा, एडमम शायद आप गलत समझ रही हैं, हम जैसे छोटे शहर में आपके जान पहचान का कोई कैसे हो सकता है। वैसे आपको क्या सर्विस चाहिए? एक मिनट, क्या आप ब्रदर फिंग हो? वह लड़की अचानक खड़ी हो गई और मेरे आसपास घूमकर मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। मेरी वेटर यूनिफॉर्म को देखते हुए उसने कहा, मुझे लगता है आपका नाम फेंग युवान है, राय? क्या आप शेंगजिंग के बाय फैमिली के मेंबर नहीं हो? बात सुनकर मेरी हार्ट बीट एकदम तेज हो गई। मैं पहले अपने पेरेंट्स के साथ एक हाई क्लास बैंकेट में गया था, वहां मैंने आपको दूर से देखा था, तब आप बाय यंग मिस के साथ खड़े थे। मैडम, आपने शायद किसी और को देख लिया होगा। मैंने तुरंत नॉर्मल एक्टिंग करते हुए जवाब दिया, मैं तो यहीं का एक नॉर्मल लोकल हूं, कभी शजिंग गया तक नहीं। अंदर मैं शॉक में था। मुझे मैंने गुस्से में पूछा, हम दोनों कोलीग्स हैं, फिर मुझे जानबूझकर क्यों फंसाया? वो हंसी उड़ाते हुए बोला, भाई तुझे देखकर ही लगता है कोई रिच फैमिली का यंग मास्टर है, बस लाइफ एक्सपीरियंस लेने के लिए जॉब कर रहा है ना? इतना ड्रामा क्यों कर रहा है? या फिर हमारी रोजी रोटी का बाउल छीनने आया है? वैसे ओनर तुझे कितनी सैलरी देता है? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, सीधा मैनेजर के पास गया और रेजिग्नेशन दे दिया। चाहे कुछ भी हो, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। अगर बाइनिंग विहिंग को मेरे बारे में पता चल गया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। कुछ दिन तक मैं चुपचाप छुपा रहा। जब मुझे समझ आया कि कोई मुझे ढूंढने नहीं आ रहा, तब जाकर मैंने चैन की सांस ली। उसके बाद मैं सीधा पास रेसिंग, हत्ता की यॉट चलाना भी। स्मॉल टाउन में इन स्किल्स का कोई यूज नहीं था, लेकिन बड़े शहरों में अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज थी। बाद में मुझे एरिया के सबसे बड़े स्की रिसोर्ट में जॉब मिल गई, साथ ही एक लग्जरी होटल में लॉबी मैनेजर का पार्ट टाइम काम भी। होटल ओनर को मेरी लुक्स बहुत पसंद थी, इसीलिए रिच यंग लेडीज को रिसीव करने का काम अक्सर मुझे ही देता था। एक दिन कुछ अमी, उनका एटीट्यूड, उनकी एलिगेंस सब कुछ बता रहा था कि वह किसी बड़े सिटी से आए हैं। ब्रेक टाइम में काफी लड़के चांस मारने, उनसे कांटेक्ट मांगने पहुंच गए। एक लड़की हंसी और बोली, लिटरली यूथ कितनी अच्छी चीज होती है। उस ग्रुप में एक लड़की सबसे ज्यादा टर्न आउट कर रही थी। उसके लंबे बाल नीटली बंधे हुए थे और उसका ओरा बिल्कुल रॉयल लग रहा था। उसने प्रोफेशनल स्किंग किस पहना हुआ था, बाकी बिगिनर्स की तरह रेंटेड क्लोथ्स नहीं। एक नजर में समझ आ रहा था, डेफिनेटली किसी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती है। मैंने तुरंत डिसाइड कर लिया, मेरा इन लोगों स्टाइलिश भी थी और क्लियरली हाई क्लास फैमिलीज से बिलोंग करती थी। कौन सा लड़का उन्हें इंप्रेस नहीं करना चाहेगा? एक लड़का तो सीधा खड़ा हुआ और गाना गाने लगा। उसका परफॉर्मेंस खत्म होते ही सब रिच यंग गर्ल्स जोर जोर से तालियां बजाने लगी। फिर मेरी बारी आई ड्रिंक्स ऑफर करने की। मैं धीरे से खड़ा हुआ और पोलाइटली बोला, सॉरी, मुझे अल्कोहल पीना नहीं आता, मैं टी से टोस्ट कर लेता हूँ। आप सब इतनी दूर से यहाँ आए हैं, वेलकम। लेकिन मेरी बात सुनकर
कुछ रिच यंग गर्ल्स के एक्सप्रेशंस तुरंत बदल गए। वाओ कितना फेक क्लासी बन रहा है, शराब नहीं पीता इतना। एटीट्यूड बोलते ही लोग मजाक उड़ाते हुए मेरे पास आ गए। कोई मेरा हाथ खींच रहा था, कोई पुश कर रहा था। उस हल्ला गुल्ला में मेरी शर्ट का को अब बस भी करो। तभी वो लड़की जो दिन में मुझसे बात कर रही थी अचानक मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने बाकी सबको पीछे हटाया और सीधा मेरी तरफ देखा। क्लियरली वही ग्रुप की लीडर थी। बाकी लड़कियां तुरंत चुप हो गई। एक लड़की मजाक में बोली, ओहो मिस टैग को इस टाइप का लड़का पसंद आ गया है क्या? रिलैक्स, हम compete नहीं करेंगे। लेकिन अगले ही सेकंड उसकी नजर मेरी गर्दन के पीछे पर गई। वेट, उसके नेक के पीछे वो क्या है? मेरा दिल एकदम सिंक हो गया। मुझे अचानक याद आया मेरी नेक के पीछे वाला टैटू। मैंने तुरंत कॉलर ऊपर खींचकर उससे कवर करने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। सबके चेहरे पर शौक साफ दिख रहा था। मिसंग ने आंखें सिकुड़कर धीरे से कहा, गोल्डन फिनिक्स टैटू है क्या? यह वही सिंबल है जो मैं सोच रही हूँ। बाइनिंग बिंग हर चीज में परफेक्ट थी, सिर्फ उसकी हॉबीज थोड़ी वेयर थी। उसने जिद करके मेरी नेक के पीछे एक गोल्डन फिनिक्स टैटू बनवाया था। मैं हमेशा सोचता था यह बाय फैमिली का कोई स्पेशल मार्क होगा। इसी वजह से मैं काफी टाइम तक अपसेट भी रहा था। नॉर्मली मैं कॉलर को टाइट रखता था ताकि टैटू दिखे। तुम वही इंसान हो ना जिसे बाइनिंग बिंग इतने सालों से ढूंढ रही है? मैंने रिफ्लेक्स में तुरंत मना कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा अब किस बारे में बात कर रही है, लेकिन बाकी लोग अब गॉसिप मोड में आ चुके थे। सुना है उस लड़के को बाय फैमिली ने बचपन से खुद ट्रेन किया था। बहुत मिस्टीरियस बंदा है, क्या उसे अबेंडेंट कर दिया? एक और लड़की हंसी और बोली, तो फिर हमारे साथ चलो ना, वैसे भी काफी क्यूट और फेयर हो। उसी वक्त मिस्टेंग ने ठंडी आवाज में सबको रोक दिया। इनप तुम लोग समझ नहीं रहे हो, बाय फैमिली का गोल्डन मार्क किसी ऑर्डिनरी इंसान को नहीं दिया जाता। अपर क्लास सर्कल में सबको यह बात पता होती है कि यह बंदा बाइबिंग के लिए ऑर्डिनरी नहीं है। ज्यादा इंटरफेयर किया तो खुद मुसीबत में पर। मैंने हल्का सा स्माइल किया, नहीं आपका शुक्रिया, मैं यहाँ ठीक हूँ। मिस्टेंग को लगा शायद मैंने उसकी बात गलत समझ ली। वो मुझे पैसे ऑफर नहीं कर रही थी, वह पूछ रही थी कि अगर बाय फैमिली ने मुझे ढूंढ लिया तो क्या मुझे ट्रबल होगा? लेकिन मेरे हिसाब से बाय फैमिली मुझे कब का भूल चुकी थी। कुछ दिन बाद वो रिच गर्ल्स वापस चेंजिंग लौट गई और मेरी लाइफ फिर से शांत हो गई। मैंने फाइनली रिलीफ की सांस ली। लेकिन स्की रिसोर्ट का ओनर अब मुझे पहले जैसा ट्रीट नहीं करता था। उसे लगता था मैंने किसी रिच यंग मास्टर को ऑफेंड कर दिया और अब वह लोग उससे भी नाराज हो सकते हैं। उस दिन के बाद से रिसोर्ट का ओनर किसी न 7 मीटर हाइट, लेकिन उसका प्रेशर इतना ज्यादा था कि 1 9 मीटर का मैं भी उसके सामने बच्चा लग रहा था। ब्लैक ड्रेस, नीटली बंधे हुए बाल, लग रहा था जैसे वह किसी इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग से सीधा यहाँ आ गई हो। उसने सीधा मेरी आंखों में देखकर कहा, तो तुम इतनी दूर भाग कर आए हो फेंग युवान? मैंने तुरंत एक फेक सी स्माइल दी। मिस आप यहाँ कैसे मुझे देखने आए हैं? उसकी आंखें और ठंडी हो गई। मेरे साथ मजाक मत करो, तुम्हें लगा इस छोटे से टाउन में छुप जाओगे और मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी? काफी हिम्मत आ गई है तुम में, पर निकलते ही होटल में नौकरी तक करने लगे क्या? मैंने तुम्हें ऐसा रेज किया था? मैंने धीरे से जवाब दिया, आपकी ट्रेनिंग की वजह से ही तो मैं इतना कैपेबल हूं। फिर क्यूरोसिटी से पूछा, वैसे आपने मुझे ढूंढा कैसे? बाइनिंग ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें लगा सिर्फ नाम बदलकर फिंग याजो रख लोगे और मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी? जिस मोमेंट तुमने अपना आईडी यूज करके ट्रेन टिकट खरीदा था उसी वक्त तुम्हारी लोकेशन मेरे पास आ गई थी। मेरा दिल डूब गया। मतलब जिस दिन मैं ट्रेन में बैठा था उसी दिन से मेरी लोकेशन एक्सपोज हो गई थी। मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मिस यहाँ कितने दिन रुकेंगी? उसने बांह चढ़ाई, क्या मतलब तुम मेरे साथ वापस नहीं चलोगी? मैंने तुरंत जवाब दिया, लेकिन मैंने तो अपना कर चुका दिया ना। मेरे फादर ने मुझे आपको 5 लाख वॉम में दिया था, मैं उसका ट्रिपल अमाउंट दे दूंगा। प्लीज मुझे आजाद कर दीजिए, अगर पैसे कम पड़े तो मैं और कमा लूंगा। अभी भी मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं। ये बोलते हुए मैं पॉकेट से पैसे निकालने लगा, लेकिन उस मोमेंट बाइनिंग का एक्सप्रेशन इतना डेंजरस हो गया जैसे उसका गुस्सा मेरे कपड़ों के पर। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपनी फ्रीडम खरीद सकता हूं। मैंने कह दिया था मैं आजादी चाहता हूं, लेकिन
बाइनिंग, जो हमेशा अपनी अपब्रिंगिंग और कंट्रोल के लिए जानी जाती थी, अपना गुस्सा सीधा बाहर नहीं निकालती। उसने सिर्फ एक गिलास जोर से जमीन पर पटक कर तोड़ दिया, अपनी रेज को अंदर ही दबा लिया। फिर उसने हाथ उठाया और सीधा ऑर्डर दिया, मुझे वापस ले जाने का। और इस तुम अभी भी जाना चाहते हो, तुम समझते क्यों नहीं हो? उसकी आवाज में फ्रस्ट्रेशन तो दिख रही थी और साथ में वह हर्ट भी थी। मैं बोला, मैं सिर्फ पैसा कमाना चाहता हूं, मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहता था। मैं अपनी फ्रीडम खुद खरीदना चाहता हूं। ये तुम्हारा पैसा है, मैं तुम्हारा कर्जदार नहीं रहना चाहता। बाइनिंग का गुस्सा फिर उभर आया। मैंने कब कहा तुम मेरे सर्वेंट हो? तुम हमेशा मुझे गलत ही समझते हो। मैं बोला, मुझे बस काम करना है, मैं किसी केज में नहीं रहना चाहता, मैं एक इंडिपेंडेंट इंसान। मैनेजर ने धीरे से जवाब दिया, शजिंग से आए हुए बाय फैमिली के लोग भी इन्वॉल्व हैं। यह सुनते ही मेरे अंदर एक कोल्ड शॉक सा फील हुआ। बाय फैमिली, मेरा नाम ऑलरेडी उस वर्ल्ड से भाग के भी एस्केप नहीं कर पा रहा था। सुना था कि कोई नए अमीर घर की लड़की हंगामा कर रही है, उसने मिस टैग की गाड़ी तोड़ दी थी, इसलिए मैं जल्दी से मामला संभालने पहुंच गया। उस बेपरवाह नहीं, उसने अपने बॉडीगार्ड्स को मुझे पीटने का हुक्म दे दिया। मेरा गुस्सा फूटने ही वाला था कि टेंग याजी ने मेरा हाथ पकड़ कर मुझे शांत रहने को कहा। तभी बाइनिंग अपने लोगों के साथ आ गई और हमारी मदद की। उसने हंगामा करने वाली लड़की को तुरंत बाहर निकालने का हुक्म दिया और मैनेजर से कहा, इसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए ताकि दोबारा उसकी कभी भी मेहमान नवाजी न। दूसरे लोग ना समझे तो अलग बात है, लेकिन तुम तो इसका मतलब जानती हो। मैंने अपनी गर्दन को छुआ और सोचा, इस टैटू का आखिर मतलब क्या है? किसी दिन चुपके से टेंग याओजी से पूछूंगा। लगता है वह बात की सच्चाई काफी अच्छी तरह जानती है। मैं इस बारूद से भरी बातचीत को और बढ़ने नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने बीच में ही बात कट कर दी। मिस टैग, मदद के लिए शुक्रिया। फिर मैं बाइंग बिंग को लेकर वहां से निकल गया। जाते वक्त जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, टेंग याओजी को देखा तो उसके चेहरे पर हल्का सा निराशा। मैंने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? हम सिर्फ दोस्त हैं। पहले तो मैं उसे जानता तक नहीं था। घर लौटने के बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ बातें साफ कर देनी चाहिए। मिस बाय, आप मुझे ऐसे मत देखिए। अगर मैं कभी शादी करूंगा तो किसी छोटे शहर की सीधी साधी लड़की से करूंगा, आप लोगों की हाई सोसाइटी की दुनिया से नहीं। जब मेरा सारा कर उतर जाएगा तो मैं किसी अच्छी लड़की से शादी करके एक शानदार जिंदगी जीऊंगा। कुछ ना कुछ तोड़ देती थी। मुझे इस बात से कोई खुशी नहीं हुई, लेकिन मैं जिद में उससे खुश भी नहीं होने देना चाहता था। दिल से मैं बस एक शानदार इंसान की तरह पूरी जिंदगी जीना चाहता था। मैं कभी भी हाई सोसाइटी का हिस्सा नहीं था। मेरी फैमिली बैकग्राउंड, मेरे माँ बाप, सब कुछ मुझे हमेशा यही बताते थे कि मैं उसके लायक नहीं हूं। शायद एक दिन बाइनिंग को कोई सच में उसके लिए सही इंसान मिल जाएगा और तब वह मुझे छोड़ देने की कोशिश करेगी और मैं भी अपने गांव लौटकर किसी शानदार लड़की को ढूंढ लूंगा और बाकी जिंदगी शांति से गुजार दूंगा। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि मैडम बाय मुझसे मिलने आई। जब मैं पहली बार बाय, मैंने हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाई, पढ़ाई की, पैसा कमाया और अपना कर्ज चुकाने की कोशिश की। मैडम बाई जानती थी कि इन सब में मेरी गलती नहीं है। असल में बाइनिंग ही जिद पर अड़ी हुई थी और मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी। वह भी इस बात से काफी बेबस महसूस करती। उन्होंने सीधा कहा, फेंग्यू, मैं तुमसे खुलकर बात करती हूं। तुम दोनों की हैसियत और स्टेटस बिल्कुल मैच नहीं करते। मैंने सर झुकाकर जवाब दिया, मैडम, मैं हमेशा से यह बात समझता हूं। आपके परिवार ने मुझे पाला पोसा और बड़ा किया। मेरे लिए यह बहुत बड़ा एहसान है। इसलिए जब मेरा कर्ज पूरा चुक जाएगा, मैंने कभी वापस आने का इरादा नहीं रखा। मैडम बाई ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, वह तुम्हारी बहुत परवाह करती है। अगर तुम फिर से चले गए तो वह तुम्हें ढूंढने से कभी नहीं रुकेगी। अगर तुम सच में उसके भले के बारे में सोच रहे हो तो यंग मास्टर लिन से मिलने और शादी के लिए हाँ कहने को समझाओ। उसके बाद मैंने बाइनिंग बिंग के ड्राइवर से पूछा कि वो कहाँ है, कि वो एक बार में है। मैं बिना देरी किए तुरंत वहां पहुंच गया। बार के सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुझे देखा और समझा कि मैं कोई आर्म स्टूडेंट हूं। मैंने अपनी गर्दन का टैटू दिखा दिया। टैटू दिखाते ही उनका रवैया बदल गया और बड़े आदाब से मुझे अंदर जाने दिया। प्राइवेट रूम का दरवाजा खोलकर अंदर गया तो देखा बाइनिंग बिंग सोफा पर बैठी शराब पी रही थी। उसके पास, निकल जाओ, यह जगह बच्चों के लिए नहीं है। मैंने शांत रहकर कहा, मैं ले जाने आया हूं। वो हंसकर बोला, आओ छोड़े भाई, पहले यह ग्लास खत्म करो, फिर तुम्हें ले जाने दूंगा। उसकी बात
पूरी भी नहीं हुई थी कि बाइनिंग बिंग ने एक जोर की लात मारी और उसे दूर गिरा दिया। धुंधली रोशनी में उसकी आंखों में गहरी तन्हाई साफ नजर आ रही थी। उसके चेहरे को देखकर मुझे थोड़ा दुख हुआ। उसने मेरी तरफ देखकर पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा, और मत पियो, यंग मास्टर लिन घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैडम ने कहा है कि तुम घर वापस चलो। मैं जानता था कि मैं उसके लायक नहीं हूं। वह मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी चीजों की हकदार है। काफी देर बाद उसने धीरे से एक शब्द कहा, जैसे बहुत बड़ा फैसला कर रही हो। ठीक है। यंग मास्टर लिन जब वहां से गया तो बहुत खुश था, इतने सालों से बाइनिंग का इंतजार। लेकिन बाइनिंग बिंग का उससे मिलने के लिए राजी होना ही उसके लिए बहुत अच्छी शुरुआत थी। उस वक्त मैं किचन में रात का खाना बना रहा था। जाते वक्त यंग मास्टर लिन ने मुझे खास तौर पर शुक्रिया भी कहा। कुछ दिन बाद यंग मास्टर लिन अपने दोस्तों को उस गोल्फ कोर्स पर ले आया जहां मैं काम करता था। उसने खास तौर पर मेरा नाम लेकर कहा कि मैं उसके साथ रहूं और मदद करूं। मुस्कुर मिस्टर फेंग, जरा बताइए बाइनिंग को क्या क्या पसंद है? एक करके उसकी पसंद की बहुत सी बातें बता दी। खाने पीने से लेकर घूमने फिरने और रोजमर्रा की चीजों तक। यंग मास्टर लिन सब कुछ सुनता रहा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। वो वाकई एक बड़े खानदान का वारिस लग रहा था, हर अंदाज में शाही और गर्व से भरा हुआ। गोल्फ का मैच खत्म होने के बाद वह संतुष्ट नजर आया और वापस जाने लगा। जाते जा मिस्टर फेंग, मुझे पहले से पता है कि बाइनिंग बिंग तुम्हें कई सालों से पसंद करती है। मैं हमेशा दूर से सब देखता रहा हूं और इंतजार करता रहा कि कब उसका दिल बदलेगा। अभी तक मेरा इंतजार खत्म नहीं हुआ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक ऐसी औरत है जो शादी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तुम उसके लायक नहीं हो। वह सिर्फ मुझे ही चुन सकती है, सिर्फ मैं ही उसे वह सब कुछ दे सकता। खाना बनाता और आराम से जिंदगी गुजारता। जिंदगी बहुत शांत और बेफिक्र लग रही थी। मैंने खुद को मजबूर किया कि आगे क्या होगा इसके बारे में मैंने सोचा, और वक्त काटने के लिए मैंने सच में रिश्तों के लिए लड़कियां देखना शुरू कर दिया। आखिर में मुझे एक मिली जो काफी सीधी साधी लग रही थी और हमने मिलने का फैसला किया। मेरे माँ बाप को शायद कोई खास अब परवाह नहीं थी, लेकिन मेरे माँ बाप और मेरी पिछली मोहब्बत के बारे में पूछना शुरू कर दिया। लग रहा था कि मेरी शक्ल सूरत से वह काफी खुश थी। मैं सामने बैठी उस साफ सुथरी और शरीफ दिखने वाली लड़की को देखता रहा, लेकिन हर तीसरी बात में वह गाड़ी, घर और प्रॉपर्टी का जिक्र छेड़ देती थी। और धीरे धीरे मेरी सारी दिलचस्पी खत्म हो गई उसकी मटेरियलिस्टिक सोच को देखकर। वो औरत फिर घमंड से मेरी बात सुनकर वो नाराज हो गई और घूर कर बोली, मेरी सैलरी भले ही ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं। मेरी नौकरी स्टेबल है। मेरी माँ ने कहा है क्या फ्यूचर में मेरा पति मेरे छोटे भाई का खर्चा भी उठाएगा। मैंने बेचैनी से सिर हिलाया। मुझे लगा कि मेरा वक्त पूरी तरह बर्बाद हो रहा था। मैं इतना भी निकम्मा नहीं था कि जिंदगी भर के लिए ऐसी इंसान को मिस। मुझे लगता है आप डेटिंग या अरेंज मैरिज के लिए टेबल नहीं है। आप जैसी इंसान को तो बेहतर है कि पूरी जिंदगी अपने भाई के साथ ही रहना चाहिए। यह सुनते ही वो औरत गुस्से में खड़ी हो गई और कॉफी का कप मेरे सर पर फेंकने वाली थी, लेकिन मैं कुछ कर पाता उससे पहले ही टेंग्यूशन ने जो एलिगेंट स्पॉट आउटफिट पहनी हुई थी सीधा पानी उस औरत के सिर पर डाल दिया। टेंग्यूशन बोली, मैंने तुम्हारे पुराने स्की रिसोर्ट के बॉस से पूछा था, उसके पास तुम्हारा एड्रेस था। फिर उसने कहा, पता है कि शजिंग में अब सब कुछ उलटपुलट हो गया है। मैं डेट का बिल चुका घर लौट आया और उसके लिए समंदर के किनारे रहते हुए इंसान का दिल अजीब तरह से शांत हो जाता है। शेजिंग में जो कुछ हुआ था मुझे उसकी बिल्कुल खबर नहीं थी। बाइनिंग ने बहुत ही सख्त और जबरदस्त तरीके से सीधा सबसे ऊपर वाली पोजीशन हासिल कर ली थी, और कुछ दिन पहले ही उसने लिन परिवार एक बोली, मैं तुम्हें छुपा सकती हूँ। मेरा शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आता कि तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम्हें चाहिए हो। वो बोली, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ। मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है। एक गरीब लड़का जो बाय परिवार की दौलत और शोहरत को अपनाने के बजाय अपनी आजादी खरीदना चाहता था। अगर मुझे तुम्हारा फायदा उठाना होता तो पहले, क्योंकि मैं उसके लायक नहीं हूं। मैं तो सिर्फ एक नौकर था जिसे मेरे बाप ने उसके घर बेच दिया था। मेरे पास क्या हक है? तो एक आम इंसान से भी कम हूं। इतनी सी काबिलियत लेकर मैं बाय परिवार का दामाद बनने का सपना कैसे देख सकता हूं? अभी तक मैं इस मानसिक रुकावट को पार नहीं कर पाया। तन्युशंग बोली, लेकिन तुम तो जानते हो कि बाइनिंग को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है, मगर मुझे है। माहौल हल्का करने के लिए टेंग युशंग जोर से हंस पड़ी, तुम बनिंग बिंग से इतना प्यार करते हो, फिर भी मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूं, क्या तुम वाकई में जाना चाहते हो? अगर तुमने हाँ कहा तो इस जिंदगी में अगर तुम मुझे ढूंढने नहीं आए फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। यह पहली बार था जब मैंने बाइनिंग को
इतना कमजोर और बेबस देखा, लेकिन मैंने फिर भी अपना फैसला नहीं बदला। मैं अभी तक अपने दिल की दीवार पार नहीं कर पाया। कृपया मुझे विदेश भेज दीजिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ। सबसे पहले मुझे एक आजाद इंसान बनना होगा, तभी मैं खुद को बेहतर बना पाऊंगा और एक दिन आपके करीब आने। लेकिन फिर भी मेरी इज्जत करती थी और मेरे फैसले को मान गई। मुझे पहले से यकीन था कि वह हाँ कहेगी। अगले 2 साल मेरी जिंदगी विदेश में बहुत रंगीन और मेहनत भरी रही। टीचर मेरी तेज लर्निंग एबिलिटी की तारीफ करते थे। मैं दिन भर पढ़ाई करता, पार्ट टाइम काम करता और साथ ही फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में इंटर्नशिप भी करता था। इन 2 सालों में मैंने काफी पैसा जमा कर लिया। अब मैं मुश्किल से सही, लेकिन एक छोटा मोटा अमीर आदमी माना जा सकता था। जब बाहर का मौसम आया, मुझे अपना वतन याद आने लगा। मुझे अपने देश का हॉटपॉट और बारबेक्यू बहुत याद आया। मैंने अपना सामान बांधा और तुरंत वापस घर लौटने का फैसला कर लिया। जैसे ही प्लेन से उतरा, मैंने सबसे पहले टन शुइंग को फोन किया। उस वक्त मैं इतनी जल्दी में गया था, उसे ठीक अलविदा भी नहीं कह पाया था, और जो मेरी वजह से मार पड़ी थी उसका मुझे हमेशा अफसोस रहा। मैंने कहा, मिस बाई लगभग 30 साल की होने वाली है और अभी तक शादी नहीं की। अमीर घर के कितने भी लड़के पागल हो रहे हो, लेकिन तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं लगते। मैं शांत आवाज में जवाब दिया, जो मेरी किस्मत में होगा वह मेरा ही होगा, जो मेरा नहीं है उसे चाहे कितनी भी कोशिश कर लू नहीं पा सकता। जल्दी करने से कोई भी फायदा नहीं। फिर मैंने कहा, वैसे एक बात है जो मैं। टनशैन हैरान हो गई। मुझे लगा तुम्हें पहले से ही पता है। यह इस बात की निशानी है कि उसने तुम्हें अपना माना है। हमारे सर्कल में अगर कोई बेवकूफ ना हो तो इस टैटू को देखकर आमतौर पर कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। यह तुम्हारी प्रोटेक्शन की तरह है। मैं धीरे से बोला, अच्छा तो यह बात है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो शायद वो यह निशान सिर्फ एक ही इंसान। तुम कैसी हो? पिछली बार मेरी वजह से तुम्हें थप्पड़ पड़ा था, मैं अब तक उसके लिए माफी नहीं मांग पाया। वो बोली, मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूं। हाँ, अभी तक मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और उस रात बाय परिवार में एक वाइन पार्टी रखी गई थी। मैंने बहुत मेहनत करके टंगशैन से कहा कि मुझे अंदर ले चले। पार्टी में एक कोने में बैठकर सब लोगों को देख रहा था। वहां मौजूद आधे से ज्यादा लोगों को मैं स्कूल के दिनों से जानता था। जब भी बाइनिंग किसी पार्टी में जाती थी, मुझे अपने साथ ले जाती थी। मेरी जिंदगी की ज्यादातर यादें उसी से ही जुड़ी हुई थी। मुझे याद है वह हमेशा गर्व से सबके सामने मेरा इंट्रोडक्शन करवाती थी। हर बार मैं सोचता था, मैं तो सिर्फ एक नौकर हूं, मेरा इंट्रोडक्शन करने लायक क्या है। धीरे धीरे उसके दोस्त मजाक में मुझे यंग मास्टर माँ कहकर बुलाने लगे और बाइनिंग ने कभी इस बात को क्लेरिफाई नहीं किया। हालांकि मैं वो लड़का था जिसे उसके पिता ने उसके घर भेज दिया था। लेकिन हम साथ स्कूल गए, साथ पढ़ाई की, साथ शरारत की, साथ हंसे और खेले। वो मेरे लिए चीजें खरीदती थी, मुझे खुश करती थी और मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट करती थी। यह सब कुछ ऐसा था जो मेरे अपने माँ बाप ने भी कभी मेरे लिए नहीं किया था। वो मेरे लिए एक दोस्त भी थी और परिवार भी थी। इतने सालों तक बाएं परिवार में रहते हुए उसने चुपचाप मेरे माँ बाप का भी ख्याल रखा और मुझे इन सब बातों का कभी पता भी नहीं चला। उसका स्वभाव थोड़ा सख्त था, लेकिन वह मुझ पर बहुत कम गुस्सा करती थी और जब गुस्सा भी आता तो बस हल्का सा मेरे सिर पर टपकी मार देती। सच में उसका दिल बहुत नरम था, चाहे जुबान थोड़ी थी हो। मैं दूर से उसे देख रहा था, हाथ में वाइन का ग्लास लेकर वह मेहमानों के साथ सोशलाइजिंग कर रही थी। कई जवान लड़के उसे देखकर प्रभावित हो रहे थे और तो हिम्मत जुटाकर वह उससे बात करने जाते, लेकिन वह, तुम वापस कब आए? मैं मुस्कुराया और दिल से एक खुशियों भरी मुस्कान उसकी तरफ भेजी। आसपास के लोग भी रुककर हमें देखने लगे। मैंने कहा थक गया था इसलिए घर लौट आया। उसने फिर पूछा, अब फिर जाओगे तो नहीं? मैंने सिर हिलाकर कहा, नहीं, अब नहीं जाऊंगा। यह सुनते ही उसने अपनी सारी हिफाजती दीवारें गिरा दी और सीधा मेरी बाहों में आ गई। उन 2 सालों में मेरी सोच काफी बदल चुकी थी। तुम्हारा वापस आना अच्छा लगा। 2 साल बाद उन्हें देखकर मैंने महसूस किया कि उनके चेहरे पर कुछ झुर्रियां आ गई थी। मेरी यादों में वह हमेशा एक शानदार, अमीर और अपनी खूबसूरती का बहुत ध्यान रखने वाली औरत थी। सच कहूं तो उनका बाइनिंग के साथ ज्यादा गहरा रिश्ता भी नहीं था। वह आमतौर पर उसकी जिंदगी में ज्यादा दखल नहीं देती थी, लेकिन आज उनके लहजे में, मेरी माँ ने तुमसे क्या बात की? मैंने मुस्कुराकर कहा, कस नहीं। उसने सुकून की सांस ली। अच्छा है, मुझे डर था कि कहीं तुम पिछली बार की तरह फिर अचानक चले ना जाओ। मैंने
उसकी आंखों में देखकर कहा, जाऊंगा, अब तो मैं तुम्हारे साथ शादी की बात करने के लिए ही यहां हूं। यह सुनते ही उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। शादी की तैयारियों के दौरान बानिंग ने खास तौर पर मेरे लिए परिवार को गांव से बुलवाया था। मेरे दो बड़े भाई काम की वजह से नहीं आ सके, बाकी सब लोग आ गए, लेकिन जब मैंने उन्हें देखा तो दिल में एक अजीब सी अजंबियत महसूस हुई। आखिर बचपन में ही, अरे वाह, हमारा बेटा सबसे काबिल निकला, अब तो इतने बड़े महल में रहने वाले हैं। उनके चेहरे पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं थी कि इतने सालों पहले उन्होंने मुझे बेच दिया था। उल्टा वह बाएं परिवार की दौलत और ऐश और आराम का मजा ले रहे थे, जैसे मुझे बेचना कोई बुरा काम नहीं था, जैसे उन्होंने मेरे भले के लिए मुझे अमीर घर में भेजा हो। फिर मेरे पिता बोले, यह बाएं परिवार का घर है, कोई बाजार नहीं, यहां आकर बस मांगे ही मांगे कर रहे हो। इतने सालों में अगर एक चिट्ठी भी बेचकर मेरी खैरियत पूछ ली होती तो शायद मुझे इतना गुस्सा ना आता। मेरी माँ मेरी बातों को सुनकर नाराज होकर बोली, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो बेटा, तुम्हें हमारा खून है और मुझे पता था कि तुम कर पाओगे। तुम्हें बेचा भी इसलिए था क्योंकि हमें पता था तुम्हारी ये जगह नहीं थी, और इस वजह से देखो आज तुम कहाँ हो। भूलो मत, मैंने तुम्हें पैदा किया है, आज जो तुम हो वो तुम हमारी वजह से हो। मगर मैं इतना ज्यादा गुस्सा हुआ कि अपने माँ बाप को इतनी ज्यादा गालियां देना शुरू कर दिया कि उनके तोते उड़ गए। और फिर आखिर में तो वह अब खत्म हो चुकी है। मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, घर है, एक सुंदर बीवी है। हाँ, और यह थी मेरी स्टोरी।